हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा चैप्टर नंबर 1 अभी शुरू करेंगे, अभी ख़त्म करेंगे। लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर होगा। अभी आप मेरे सीक्वेंस से पढ़ेंगे चैप्टर को। सबसे पहले बेटा बात करेंगे आखिरी के 3 टॉपिक की, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। ठीक है जी। पहले मेरी तरफ देखना, आप समझाता हूँ इन टॉपिक को लिखना कैसे है। सामने देख रहे हैं आप, सामने देख रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ बस, उसके बाद निकाल लेना नोट्स। बेटा टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ साइंस, इसके बाद टॉपिक है मैनेजमेंट एज एन आर्ट, और एक और टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बाबू जब भी ये टॉपिक लिखोगे करना कैसे समझना। सबसे पहले अगर मैं मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब है मैनेजमेंट का कंपैरिजन कर दो साइंस के साथ। जब आर्ट की बात करूंगा तो कहूंगा मैनेजमेंट का कंपैरिजन कर दो आर्ट के साथ। जब मैं बात करूंगा प्रोफेशन की तो मैनेजमेंट का कंपैरिजन करना है प्रोफेशन से। सबसे पहले क्या करना है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन का मीनिंग लिखना है कि साइंस आप समझते क्या हो, साइंस की क्या डेफिनेशन है। ठीक है जी। आर्ट की क्या डेफिनेशन है, प्रोफेशन की क्या डेफिनेशन है, डेफिनेशन लिख दी। उसके बाद हमें क्या करना है, साइंस, आर्ट और प्रोफेशन के फीचर्स लिखने हैं। साइंस का मैंने पहला फीचर लिखा, लेट्स सपोज बेटा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये बताया उसमें कि ये साइंस में कैसे प्रेजेंट है। एक पैराग्राफ पूरा इस बात पे लिखा कि ये फीचर जो साइंस का है, साइंस में प्रेजेंट कैसे है। फिर देखा बेटा उसको कि ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है। ठीक है, वही सेम फीचर मैनेजमेंट में है या नहीं है। ऐसे ही फिर बेटा दूसरा फीचर लिखा, फिर बताया साइंस में कैसे प्रेजेंट है, फिर बताया मैनेजमेंट में है या नहीं है। बाबू जितने भी फीचर है सब में यही करा और बाद में कंक्लूड करा। अगर मान लो सारे फीचर साइंस वाले मैनेजमेंट में प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस है, और नहीं है तो बोलेंगे मैनेजमेंट साइंस नहीं है। ऐसे ही आर्ट में करेंगे, सेम बात प्रोफेशन में करेंगे। लिखने का तरीका समझ में आया, लिखना कैसे है, ठीक है ना। नहीं है आर्यन, समझ नहीं है बताता हूँ, आंखें नहीं बोली खुल जाएंगी। मैनेजमेंट एज अ साइंस, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का कंपैरिजन करो साइंस के साथ। ठीक है, सबसे पहले साइंस का मीनिंग लिखना है, साइंस की डेफिनेशन होगी कोई ना कोई, वो लिखी। फिर हमने देखना है साइंस में कौन कौन से फीचर हैं, सारे फीचर की हेडिंग लिखी। पहले ये बताया पहले पैराग्राफ में साइंस में कैसे ये फीचर है। ठीक है, सेम हेडिंग में ही अगले पैराग्राफ में ये बताया मैनेजमेंट में ये फीचर है या नहीं है तो कैसे, नहीं है तो कैसे नहीं है। ठीक है, अगर सारे फीचर प्रेजेंट हुए मैनेजमेंट में तो कंक्लूड करेंगे मैनेजमेंट एक कंप्लीट साइंस है, और नहीं हुए तो मैनेजमेंट साइंस नहीं है। सेम बात आर्ट में करेंगे, सेम बात प्रोफेशन में करेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या करना है बेटा, साइंस का मीनिंग पढ़ना है, आपने पढ़ना है नोट से, फटाफट से मीनिंग निकालना। बेटा साइंस का मीनिंग जरूर पढ़ा, इसमें 3-4 वर्ड ऐसे हैं जैसे हो सकता है नहीं समझ में आए हो। सबसे पहली बात एक ये समझ में नहीं आई होगी सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का क्या मतलब है। घबराओ नहीं, फीचर पढ़ते पढ़ते सारी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी। साइंस का मीनिंग हमने पढ़ लिया, पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मेरी तरफ देखना बेटा, मैं पहले ये बता देता हूं साइंस में फीचर कैसे है। कहता है साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, दैट मीन्स साइंस के अपने प्रिंसिपल हैं, अपनी फाइंडिंग्स है, साइंस के ऊपर अपने लिटरेचर हैं, साइंस के ऊपर अपने थीसिस है। मैं हमेशा इस बात को समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, जब इंसान पैदा हुआ ना तब से पढ़ना शुरू करे, और जब तक नहीं मरता तब तक साइंस के प्रिंसिपल, फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस पढ़ता रहे बेटा। इतना लिटरेचर है साइंस के ऊपर, खत्म हो जाओगे बेटा साइंस कभी खत्म नहीं होगी। साइंस है कि नहीं है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? सर है, बिल्कुल है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। अच्छा, ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है कि नहीं है? क्या मैनेजमेंट है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? सर मैनेजमेंट मतलब एमबीए डिग्री। मैनेजमेंट है कि नहीं है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? सर कोई कमी है मैनेजमेंट पे लिटरेचर की? जो लोग एमबीए करते हैं बेटा उनसे पूछो कोई कमी है क्या? सर क्या मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल, अपनी फाइंडिंग्स नहीं है? पढ़े ही नहीं आपने फ्योलो टेलर के प्रिंसिपल? तो मैनेजमेंट के भी अपने प्रिंसिपल है, अपनी फाइंडिंग्स है, मैनेजमेंट पे भी लिटरेचर की कोई कमी नहीं। आज से पढ़ना शुरू करो, जब तक जिंदा हो तब तक पढ़ते रहो, खत्म नहीं होगा बेटा, इंसान खत्म हो जाएगा, इतना लिटरेचर है। तो बेटा अगर साइंस सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है तो मैनेजमेंट भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। क्लियर बात, पहला फीचर प्रेजेंट है। सेकेंड हेडिंग है बेटा प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, यही है ना बाबू।
साइंस के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होते हैं, पता है, ठीक है ना। एक प्रिंसिपल है, अगर वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करेंगे तो वो इवैपोरेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या मैनेजमेंट के प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड नहीं होते, फाइंडिंग्स पर बेस्ड नहीं होते? बेटा होते हैं वो भी, ठीक है ना। बस वो होता है कि वो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में नहीं किए जाते, इंसानों पे किए जाते हैं, पर होते तो एक्सपेरिमेंटेशन पर ही बेस्ड है। बेटा प्रिंसिपल चाहे एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के रिजल्ट इतने एग्जैक्ट कभी नहीं आते जितने एग्जैक्ट बेटा प्रिंसिपल ऑफ साइंस के आते हैं। याद है वो डिवीजन ऑफ वर्क वाला एग्जांपल, डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशन, लेकिन क्या हमेशा स्पेशलाइजेशन? नहीं बेटा, ह्यूमन बिहेवियर पे लगने वाले प्रिंसिपल कभी एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे दे सकते हैं? जो एक का नेचर है वो दूसरे का नहीं है, जो दूसरे का वो तीसरे का नहीं है। हर इंसान का अलग नेचर है बेटा, इसलिए कभी एग्जैक्ट रिजल्ट आ नहीं सकते, इसलिए माना जाता है ये फीचर प्रेजेंट नहीं है। क्लियर बात बेटा? थर्ड हेडिंग है यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है, थर्ड हेडिंग है यूनिवर्सल वैलिडिटी। बाबू क्या प्रिंसिपल ऑफ साइंस यूनिवर्सली वैलिड है? बिल्कुल बेटा, दे होल्ड ट्रू अंडर ईच एंड एवरी सिचुएशन। जो मर्जी सिचुएशन आ जाए, प्रिंसिपल ऑफ साइंस हमेशा सच है, हमेशा वैलिड है बेटा, दुनिया के किसी कोने में चले जाओ। लेकिन बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हर सिचुएशन में ट्रू नहीं है, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगेन वहां पर हमने सेकेंड चैप्टर में जब नेचर पढ़ रहे थे तो फ्लेक्सिबल एक हेडिंग पढ़ी थी, जहां मैंने स्केलर चेन का एग्जाम्पल दिया था, याद करा देता हूं आपको। सर याद होगा, अब तो बहुत कुछ याद आ गया होगा। ए ऑर्डर लेगा ओ से हमेशा, इसकी डेथ के बाद भी। सर आप इनको स्ट्रिक्टली तो कभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा, दे हैव टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो बेटा ये भी फीचर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि बात के दो फीचर प्रेजेंट ही नहीं है मैनेजमेंट में, पहला फीचर प्रेजेंट था बस। तो आप क्या लिखेंगे कंक्लूजन में? मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस है? नहीं, 4 वर्ड है बेटा इसके लिए, इधर देखना, 4 वर्ड यहीं से पेपर में पूछा जाता है। मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, इम्प्योर साइंस, सोशल साइंस, सॉफ्ट साइंस। मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस तो नहीं बनी ना, फीचर ही नहीं प्रेजेंट है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? इनएग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट इम्प्योर साइंस है, सोशल साइंस है, सॉफ्ट साइंस है। क्लियर बात? बढ़े आगे बेटा। बाबू सेकंड है बेटा मैनेजमेंट एज एन आर्ट। पहले आर्ट का मीनिंग आप पढ़ रहे हो, फटाफट से पढ़ना बेटा। हमने आर्ट का मीनिंग पढ़ा, अगर 2-3 वर्ड अभी क्लियर नहीं भी हुए तो फीचर के साथ साथ क्लियर हो जाएंगे, घबराने वाली कोई बात नहीं इसमें। बाबू यहाँ आर्ट का मतलब किसी ड्राइंग से नहीं है, आर्ट का मतलब है स्किल से, किसी काम को करने की कला से, ठीक है ना। डांसिंग एक आर्ट है कि नहीं है? सिंगिंग एक आर्ट है कि नहीं है? टीचिंग आर्ट है, एक्टिंग आर्ट है। तो बाबू इनके ही सबके एग्जाम्पल दूंगा मैं आगे, ठीक है जी। बाबू अगर आप पहला फीचर पढ़ेंगे आर्ट का, कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, यही है ना। अभी सेम फीचर ही तो पढ़ा था हमने बेटा साइंस में भी। अच्छा एक बात बताओ, आर्ट की कोई थ्योरेटिकल नॉलेज है कि नहीं? आपको क्या लगता है एक्टिंग सिर्फ प्रैक्टिकल होती है, या सिंगिंग या डांसिंग सिर्फ प्रैक्टिकल है? सर कोई ऐसी आर्ट नहीं है जिसके पीछे थ्योरेटिकल नॉलेज ना हो, हर एक के थ्योरेटिकली लिटरेचर आइडेंटिफाइड किए जा चुके हैं, ठीक है ना। इवन अगर आप बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स देखोगे ना, ये पर्टिकुलरली एक्टिंग की पढ़ाई करके आए हुए हैं फॉरेन कंट्रीज से, आज के जमाने के, पुराने नहीं, आज के जमाने के, ठीक है ना। कोई सिंगिंग सीखना शुरू करता है प्रैक्टिकली, पहले दिन ही गिटार पकड़ा दे उसके हाथ में, चल भाई। सर बहुत सारा लिटरेचर है, कोई डांस सीखना शुरू करता है, कैसे पता लगता है ये कंटेम्परेरी स्टाइल कर रहा है या बॉलीवुड? सर पहले उसकी थियोरेटिकल नॉलेज है, ठीक है ना। तो बेटा आर्ट की थियोरेटिकल नॉलेज है, कोई भी आर्ट है, ठीक है ना। इवन यार अगर आप मैं बात करूं, मैं भी एग्जांपल देता, टीचिंग। सर टीचिंग की थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है क्या? बीएड बीटीसी 2 डिग्री हैं आपके देश में, तो सर थियोरेटिकल नॉलेज है ना प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसकी, ठीक है ना। बाबू क्या मैनेजमेंट में ये फीचर प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, ठीक है ना। अगर इतनी सारी आर्ट है और सबका अलग अलग लिटरेचर है, सेम बात कर लो, सर मैनेजमेंट डिग्री बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में होती है,
कोई मार्केटिंग में करता है, कोई सेल्स में करता है, कोई फाइनेंस में करता है, सबके ऊपर अलग अलग लिटरेचर है। सर एमबीए 26 सब्जेक्ट में हो सकती है, 26 इंडिया में, और सबके ऊपर अलग अलग लिटरेचर है। तो बेटा ये फीचर तो प्रेजेंट है। बढ़े आगे, सेकंड फीचर क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। बेटा आर्ट इज टोटली अ पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। क्यों बोल रहे हैं बेटा पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन? हर कोई अपने तरीके से इंप्लीमेंट करता है। आप दो डांसर को कह दोगे ना ये सेम स्टाइल पे तुम्हें डांस करना है, ये सेम सॉन्ग पे डांस करना है, मुझे बता दो क्या दोनों सिमिलर स्टेप करेंगे सेम सॉन्ग पे सेम स्टाइल में? नहीं करेंगे ना, पक्की बात है ना। अगर आप दो पब्लिक स्पीकर को ये कह दो ना, या दो टीचर को कह दो ये लिटरेचर है, दोनों जब पढ़ेंगे ना बेटा, दोनों का डेमोन्स्ट्रेशन बिल्कुल अलग होगा। दो सिंगर को कह दो एक ही सॉन्ग गाना है बेटा, बाबू दोनों गाएंगे लेकिन अलग तरीके से गाएंगे। आर्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। हर कोई थियोरेटिकल नॉलेज एक जैसी ग्रैब करता है, लेकिन जब डेमोन्स्ट्रेशन का नंबर आता है हर कोई अपने तरीके से प्रेजेंट करता है। क्लियर है ना ये बात? समझ आई बात? क्या मैनेजमेंट में ये फीचर है? सर मैनेजमेंट में भी ये फीचर है। मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। देखो सबने पढ़े ये प्रिंसिपल, आपने भी पढ़े, मैंने भी पढ़े बेटा, जो लोग एमबीए करते हैं वो भी पढ़ते हैं। अब क्या होता है, एमबीए करने के बाद आप मैनेजर बनते हो। कोई लगाता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, कोई लगाता है इक्विटी। सर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम कहता है पीस वेज ही डिफरेंट कर दो, इक्विटी कहता है डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं। कोई लगाता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप, कोई लगाता है यूनिटी ऑफ कमांड। आर्ट इज टोटली बेस्ड अपॉन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मैनेजमेंट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। किसी को बहुत अच्छा लगता है यूनिटी ऑफ कमांड, किसी को लगता है फंक्शनल फॉर्मेनशिप ज्यादा अच्छा है। सबने इसी क्लासरूम में बैठकर थियोरेटिकल नॉलेज ली है बेटा, लेकिन सब अपने तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है ना? ये फीचर भी प्रेजेंट है। थर्ड फीचर क्या है? बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेटा आर्ट इज बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपका ये माइंड खुलेगा बेटा, आप उतनी ही अपनी कॉम्पोजिशन को यूनिक बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बोल देता हूं बेटा, सबने वही 7 नोट पढ़े हैं, जितने भी सिंगर है 7 बेसिक नोट है, वही सारे गामा पा धा नी सा। आप ये देखो 7 बेसिक नोट, एक ही गाने को कितने अलग अलग स्टाइल में गाया जाता है और कितने गाने लिखे जा चुके हैं। ठीक है ना? अकेले लता मंगेशकर जी ने 50,000 गाने गाए, अकेले एक बंदा। बाकी इट इज टोटली बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो, जितना आपका क्रिएटिव माइंड चलेगा, एक ही सॉन्ग को 50 तरीके से गाया जा सकता है। होता कि नहीं होता बेटा ऐसी बात? ठीक है ना? सर सेम बात मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है। फ्योल ने देखो प्रिंसिपल कैसे दिए थे बेटा, प्रैक्टिस पे ही तो दिए थे। 20 साल मैनेजर रहना, 20 साल ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, और 20 साल के बाद प्रिंसिपल दे देना। सर ये काम कोई और नहीं कर सकता? आज भी कर सकते हैं। बेस्ड अपॉन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेटा आप कल को मैनेजर बनते हो, आप भी 10-15 साल ह्यूमन बिहेवियर के टच में आते हो, आप अपने थीसिस, अपनी थ्योरी, अपने प्रिंसिपल दे सकते हो। तो बेटा आर्ट के सारे फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट है, इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट एक कंप्लीट आर्ट है। समझ आई बात? ऑल ओके? बढ़े आगे बेटा। अगला टॉपिक है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, यानी कि अब हम कंपेयर करने वाले हैं मैनेजमेंट को प्रोफेशन के साथ। मेरी तरफ देखना सर, एक बार बड़ा जल्दी से मैं ओवरव्यू दे दूं प्रोफेशन क्या चीज है, क्योंकि बंदे को पता है क्या है, भ्रम बड़े हैं, है ना? हाँ 11th क्लास पे आना पड़ेगा। आर्यन भाई कोई एक आधा प्रोफेशनल का एग्जाम्पल ही दे देते यार। हाँ तो ही, और क्या? हाँ वेरी गुड। और बस अब चुप हो जा। ऋतिक हैं क्या? अच्छा, इन प्रैक्टिस। वेरी गुड। हाँ जी बाबू, ये वाली बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बेटा जितने भी आप प्रोफेशनल का नाम लेते हो ना, आपके दिमाग में बस भ्रम होता है। जैसे डॉक्टर बोलता है इंसान कि वो प्रोफेशनल है, ऐसे नहीं होता। डॉक्टर इन प्रैक्टिस प्रोफेशनल होता है, ऐसे ही सीए इन प्रैक्टिस प्रोफेशनल होता है। मैं एक बार जल्दी से ओवरव्यू दे दूं आपको इस बात का। बाबू सीए करने के लिए ना आप 3 स्टेजेस से होके जाते हो। सीपीटी, जिसको आज की तारीख में बेटा सीए फाउंडेशन बोलते हैं, देन सीए आईपीसीसी, देन सीए फाइनल।
ठीक है जी बाबू, ये दो स्टेजेस जैसे ही आपकी क्लियर होती हैं, मैं बता देता हूं पहले तो सीए कराने वाला एक ही इंस्टीट्यूट है वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। और इनिशियली जब आप सीए शुरू करते हो आपके सारे रिलेटिव क्वेश्चन कर रहे होते हैं सीए किस कॉलेज से, सीए किसी कॉलेज से नहीं होती, एक ही इंस्टीट्यूट कराने वाला है ICAI, ठीक है ना। जैसे ही आपकी 12th पास आउट हुई आप CPT का फॉर्म भरेंगे ICAI के पास, एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे ICAI के पास, CPT क्लियर हो गई, देन बेटा IPCC के लिए आप अप्लाई करेंगे ICAI के पास, और मान लो अब आपकी CA IPCC आज क्लियर हो गई, रिजल्ट आ गया बाबू, आज से 3 साल के लिए आपकी इंटर्नशिप शुरू हो गई, जिसको प्यार से लोग ट्रेनिंग बोलते हैं, कुछ लोग आर्टिकलशिप बोलते हैं। इंटर्नशिप 3 साल सीए के अंडर काम सीखना है बेटा आपने। जो थ्योरेटिकल नॉलेज आप गेन करोगे सीए फाइनल की, उसको प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा सीए के ऑफिस में। सर थ्योरेटिकल जिंदगी नहीं खत्म हो जाएगी, IPCC के 3 साल के बाद सीए फाइनल के पेपर हैं, और इतनी बुक है, जितनी मेरी हाइट है उससे कुछ ज्यादा, ठीक है ना। इतनी बुक पढ़ के पेपर देने हैं 3 साल में, और 3 साल रोज 10 से 5 आपको सीए के पास प्रैक्टिकल काम सीखना है। 10 से पहले पढ़ो, 5 के बाद पढ़ो, ठीक है। मान लो बेटा अब आपके सीए फाइनल के पेपर होते हैं, 3 साल पूरे हो चुके हैं बेटा, और वो भी क्लियर हो जाता है। सर क्लियर होते ही एक इंसान के पास 3 ऑप्शन होते हैं, चाहे तो वो खोले बेटा अपना ऑफिस, जिसको हम प्यार से बोलते हैं प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस ना करे, वो कहे मैं तो जॉब करना चाहता हूं किसी फर्म में, कंसल्टेंट बन जाऊंगा, कहीं लीगल कंसल्टेंट बन जाऊंगा, कहीं टैक्स एडवाइजर बन जाऊंगा, कहीं फाइनेंशियल प्लानर बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ और करूंगा, मैं तो नौकरी करूंगा। तो नौकरी भी कर सकते हो। और कुछ लोग बेटा ना तो नौकरी करते ना प्रैक्टिस, कुछ और ही करना चाहते हैं, ठीक है ना, कोई अदर प्रोफेशन चूज कर लेते हैं, ठीक है ना, जैसे कि IPS IAS और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है ना। कोई अपने बिजनेस संभाल लेते हैं बेटा, कोई एक्टिंग वर्ल्ड में चला जाता है, कोई कहाँ चला जाता है, कोई कहाँ। अभी लास्ट टाइम जो आपके कमिश्नर थे मिस्टर उपेंद्र अग्रवाल, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, तुम्हें नहीं पता होगा शायद, सहारनपुर रेंज के जो कमिश्नर थे, अभी ट्रांसफर हुआ है उनका, कुछ महीना हुआ है, ठीक है ना। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, पहले उन्होंने सीए करी, बाद में उन्होंने IPS करी। चलो खैर छोड़ो बाबू, अब आपके पास 3 ऑप्शन है, चाहे कर लो प्रैक्टिस, चाहे कर लो जॉब, चाहे कर लो बेटा किसी और अदर प्रोफेशन को चूज, ठीक है ना। आपने जैसे ही सीए क्लियर करी, आपने ICAI को कहा चाहे मैंने कुछ भी करना है, एक काम कर मुझे मेंबरशिप नंबर तो दे दे। बेटा इन तीनों को मेंबरशिप नंबर चाहिए होता है, तीनों को। सर ये क्या चीज होती है M नंबर या मेंबरशिप नंबर? बेटा हमारा इंस्टीट्यूट ICAI क्या करता है, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बना रहा है। सीरियल नंबर 1 जो पहले नंबर पे सीए बना उसका नाम, सीरियल नंबर 2 जो दूसरे नंबर पे सीए बना उसका नाम। ऐसे करते करते क्या कर रहे हो आप, एक रजिस्टर ऑफ मेंबर्स बना रहे हो, जिन लोगों ने सीए क्लियर किया, ठीक है ना। अब बाबू एक बात बताओ, चाहे आपने कुछ भी करना हो, सीए अगर आपने क्लियर करी है, उस रजिस्टर में नाम तो चढ़वाना ही चाहोगे ना बेटा, ठीक है ना। कुछ भी कर रहे हैं तो बेटा मेंबरशिप नंबर हर कोई लेता है, ठीक है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो कुछ और कर रहा है, चाहे वो बेटा प्रैक्टिस कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक और सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जिससे बोलते हैं COP, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। किसी डॉक्टर के क्लिनिक में जाओगे दोनों लगे होंगे, दोनों लगे होंगे, देख लेना, किसी भी प्रोफेशनल के कैबिन में जाओगे दोनों लगे होंगे, ठीक है ना। तो आपने ICAI को कहा कि ICAI मुझे COP तो इशू कर दे, मुझे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नौकरी करनी है या कहीं और जाना है बेटा, आपको COP की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मेंबरशिप नंबर लो और कर लो नौकरी शुरू, या कर लो बेटा अदर प्रोफेशन कोई शुरू, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको एक और सर्टिफिकेट चाहिए, COP। तो आपने बोला ICAI COP इशू कर दे, ICAI ने बोला इतना आसानी है COP इशू कराना, मेरी कुछ शर्तें ये माननी पड़ेंगी, और घर लेटर आ जाएंगे बेटा शर्तों के, 27-28 शर्तें। जब आप एग्री करोगे उनसे, साइन करोगे तो COP इशू होगा। 1-2 शर्तों का जिक्र कर देता हूं, हमेशा करता हूं, सीए कभी ऐड नहीं कर सकता, ठीक है ना। कभी देखा आपने कि सीए का आइडिया सस्ते दाम पे ऑडिट किए जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्नें भरी जाती है तसल्ली से, ऐसा कुछ। सर सीए कभी ऐड नहीं कर सकते। दूसरी बात, सीए कोई और डेजिग्नेशन यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि बता देता हूं, जब मैं अपना नाम लिखता हूं तो ऐसे ही लिखता हूं सीए मनीष कालरा, नीचे डेजिग्नेशन लिखते हैं बस एक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट्स इट,
अभी मैं आपको लॉयर्स की बात बताता हूं। लॉयर्स पता है क्या क्या लिखते हैं? लिखते हैं फाइनेंशियल प्लानर, टैक्स कंसल्टेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर, टैक्स एडवाइजर, वो बहुत सारे वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, जबकि सीए को अलाउड नहीं होता। सीए को एक ही बात समझाई होती है, आप बस चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखो, सारी दुनिया को पता कौन बढ़िया टैक्स प्लानर है, सबको पता कौन फाइनेंशियल एडवाइस ज्यादा बढ़िया कर सकता है, छोड़ दो, तुमने कुछ नहीं करना। समझ में आई? 2 शर्तें मैंने बता दी, ऐसी बहुत सारी शर्तें होती है, 27-28 हैं जो हमारे ऊपर लगती हैं। जब आप इनसे एग्री करते हो, साइन करके भेज देते हो, तब आपको सीओपी मिलता है। अच्छा, बाद में अगर कॉन्ट्रावीन कर दिया तो डिग्री तक कैंसिल हो जाती है, मेंबरशिप नंबर तक उड़ा देते हैं आपका। इतनी खतरनाक अथॉरिटी आईसीआई, ठीक है ना। तो इसकी शर्तें तो माननी पड़ेंगी, कुछ भी कर लो। अभी तक जितनी मैंने बात बोली क्लियर है? ऑल ओके? बाबू अब एक बात को समझने की कोशिश करो, प्रोफेशनल हुआ कौन? बेटा अगर देखो, हम ना रैंडमली बोलते हैं सीए एक प्रोफेशनल है। अरे क्या बात कर रहे हो? मैं बोलता हूं अगर आपने सीए क्लियर करी, मेंबरशिप नंबर भी लिया और बाद में नौकरी शुरू कर दी, आप कौन से प्रोफेशनल? नौकरी करने वाला इंसान एम्प्लॉयमेंट में होता है, ना कि प्रोफेशन में। सर 11th क्लास में पढ़ा जाता है ना बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का डिफरेंस। तो अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप एम्प्लॉयमेंट में हो, प्रोफेशनल किसने बोल दिया आपको? सिर्फ यही इंसान प्रोफेशनल होता है। अ सीए इन प्रैक्टिस इज अ प्रोफेशनल, सीए इन जॉब इज नॉट अ प्रोफेशनल। ऐसे ही बेटा, आपने बेटा एमबीबीएस करी, एमडी करी और उसके बाद जाके मैक्स हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे रहे हो या फोर्टिस हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो, तो सर आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, यू आर इन एम्प्लॉयमेंट। समझ में आई बात कि क्या क्या होता है बेटा प्रोफेशनल? सीए, डॉक्टर, लॉयर, किसी की भी बात करो, इन प्रैक्टिस वर्ड साथ में लगा देना, बस तभी वो प्रोफेशनल होता है। क्लियर बात? चलो जी, अब सारी बात समझ में भी आ जाएगी। एक बार फटाफट से प्रोफेशन का मीनिंग पढ़ो। सर प्रोफेशन का मीनिंग पढ़ा आपने, इक्का दुक्का बात जो क्लियर नहीं हुई वो फीचर से हो जाएगी। बेटा प्रोफेशन में 5 फीचर दिए गए हैं। पहला फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। बेटा कोई भी प्रोफेशन हो, किसी की भी बात कर लो, चाहे लॉ की बात कर लो, चाहे मेडिसिन की बात कर लो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर लो, जितने प्रोफेशन है बेटा सबके ऊपर लिटरेचर है या नहीं है? सर इतना लिटरेचर है, थक जाओगे। अभी तो बता रहा हूं खाली सीए फाइनल इतनी बड़ी है, और वो तो बेटा ये जो जितनी बुक्स हैं ये तो सब ये बताने के लिए कि कोर्स है, क्वेश्चन थोड़ी आता है इनमें से, कभी कोई सेम ही नहीं आता, किसी साल नहीं आता। तो आप ये समझ के चलो ना बेटा कितना लिटरेचर होगा बेटा हर प्रोफेशन के लिए, ठीक है ना। सर सेम बात मैनेजमेंट में है कि नहीं है? मैनेजमेंट इतने सारे अलग अलग फील्ड में की जा सकती है, सबके ऊपर लिटरेचर है। यही सेम बात मैंने अभी बोली थी बेटा आर्ट में भी। क्लियर बात? सेकेंड हेडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। बेटा किसी भी प्रोफेशन में आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन। आर्यन मेरी तरफ देख भाई। सर अगर आप बात करो सीए प्रोफेशन में, आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू क्लियरिंग सीए फाइनल। ये क्लियर होगी तभी प्रोफेशन में एंट्री हो सकती है, वरना हो ही नहीं सकती। अगर मैं बात करूं बेटा किसी और की, मान लो डॉक्टर की, तो एमबीबीएस जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक एंट्री नहीं हो सकती, तब तक तो सोचना ही मत। ऐसे ही बात करूं अगर मैं लॉ की, फाइनल सेमेस्टर ऑफ लॉ, जब तक क्लियर नहीं होगा बेटा आपकी एंट्री हो ही नहीं सकती प्रोफेशन में। यानी कि आपकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है थ्रू क्लियरिंग एन एग्जामिनेशन। जब तक एग्जाम क्लियर नहीं तब तक प्रोफेशन में एंट्री नहीं। लेकिन बेटा क्या ये बात मैनेजमेंट में प्रेजेंट है? सर आज भी नहीं है प्रेजेंट। आज भी आप बहुत सारे लोगों को देखते हो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर बन के बैठे होते हैं और एमबीए डिग्री नहीं है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के। सर पास्ट में सोचो ना, पास्ट में तो चलो ये चीजें चलती थी, धीरू भाई अंबानी जी जो मैट्रिक पास थे बेटा, आप सोचो तो सही, सीईओ मैनेजर बने रिलायंस के विदाउट हैविंग एनी एमबीए डिग्री। आज भी ऐसा होता है बेटा। बड़े बड़े होटल्स में जाओ आप, जीएम बन के बैठे हुए हैं लोग, क्या होटल मैनेजमेंट किया? नहीं किया। मैनेजमेंट डिग्री नहीं है और अपने आप को मैनेजर कहलवा रहे हैं। तो सर ये फीचर तो प्रेजेंट नहीं हुआ। क्लियर बात? नेक्स्ट वन इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। बेटा हर प्रोफेशन की कोई ना कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, जैसे कि सीए के लिए आईसीआई,
ऐसे बहुत सारे हैं, मैं सबकी बता सकता हूं। सीएस के लिए है बेटा ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ये CMA के लिए है। लॉयर की बात करोगे बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उनके लिए होती है। डॉक्टर्स की बात करोगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, उनके लिए होती है। हर प्रोफेशन की एक प्रोफेशनल एसोसिएशन होती है, ठीक है ना, जो उसको कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है फ्यूचर में जाकर। आपको बता देता हूं बेटा, इन प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी होता है। आप डॉक्टर हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, IMA के पास पक्का रजिस्टर्ड होंगे। IMA के पास रजिस्टर्ड नहीं होंगे ना तो बेटा क्लिनिक नहीं चला सकते आप। सही बात मैं अपने लिए भी बता देता हूं, मैं अगर ICI के पास रजिस्टर्ड नहीं हूं ना, साइन नहीं कर सकता हूं मैं कहीं पर भी, सारी अथॉरिटी छिन जाती है। तो बेटा हर प्रोफेशनल को प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना कंपलसरी होता है, लेकिन ये बात मैनेजमेंट पे नहीं लगती। सुन लो बेटा, मैनेजमेंट की भी एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, AIMI, लेकिन इसका मेंबर बनना या नहीं बनना ये हर MBA होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि आपकी मर्जी है, बनना चाहो तो बन जाओ और नहीं बनना चाहो तो नहीं बनो। बाकी किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता बेटा। CA के एंगल से सोचोगे तो बेटा मैं ये कह सकता हूं, मैं ICI का मेंबर बनना चाहूं तो बन जाऊं, नहीं बनना चाहूं नहीं, साइन ही नहीं कर पाओगे, रजिस्टर से नाम हटा देगा। कभी CA के रजिस्टर में नाम ही नहीं जुड़ेगा तो साइन करोगे कैसे? ठीक है ना, हर प्रोफेशनल के लिए कंपलसरी है, लेकिन बेटा मैनेजमेंट में ये फीचर होता नहीं है प्रेजेंट। क्लियर बात। फोर्थ हेडिंग है एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। बेटा हर प्रोफेशनल एसोसिएशन कुछ कोड ऑफ कंडक्ट लगाती है, मैंने भी बताया ना 27-28 लगते हैं CA के ऊपर। सर इन कोड ऑफ कंडक्ट को मानना जरूरी है, जरूरी है कि नहीं? मैंने अभी ये भी बता दिया, अगर आप समझते हो जरूरी नहीं है, एक बार ऐड करके देख लो, 1 मिनट लगेगा डिग्री एनसेल होने में, ठीक है ना। तो इतना जरूरी है इनको मानना। लेकिन बेटा क्या ये फीचर मैनेजमेंट में प्रेजेंट होगा? नहीं। जब आपको आपकी प्रोफेशनल एसोसिएशन का मेंबर बनना ही कंपलसरी नहीं है, तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट मानने कौन सा जरूरी होंगे? सर इसका मेंबर बनना कोई कंपलसरी है MBA होल्डर के लिए? नहीं। तो बेटा इसके कोड ऑफ कंडक्ट क्यों मानोगे अगर मेंबर ही नहीं बन रहे आप? क्लियर है ना बात। एंड लास्ट वन है सर्विस मोटिव। बेटा किसी भी प्रोफेशन की बात कर लो, सब प्रोफेशन का मोटिव होता है टू सर्व द सोसाइटी एट इट्स बेस्ट। आप डॉक्टर की बात कर लो, डॉक्टर ओथ लेते हैं, पता है आपको, कि मैं सोसाइटी को बेस्ट टू बेस्ट सर्व करूंगा, 24 आवर अवेलेबल रहूंगा। वो बाद में देखेंगे कि अवेलेबल है कि नहीं है। मोटिव तो बेटा सर्विस का ही है, ठीक है ना। चाहे खाल उधेड़ दे बंदे की, घर बिकवा दे बेटा ट्रीटमेंट में, लेकिन मोटिव बेटा सर्विस का ही है, ठीक है ना बाबू। कोई भी प्रोफेशन है, सबका मोटिव सोसाइटी को सर्व करना है। बेटा मैनेजमेंट का मोटिव सर इसका भी सर्विस ही है। आपको बता देता हूं, आप जिस मर्जी सब्जेक्ट में MBA कर लेना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर यू। आपको यही सिखाया जाता है, फ्यूचर में आप एक ऑर्गेनाइजेशन के जाकर मैनेजर बनने वाले हैं, हमेशा उनको गाइड करो कि सोसाइटी को सर्व करे सबसे पहले। तो बेटा ये फीचर प्रेजेंट है, लेकिन बेटा पहला और आखिरी फीचर ही प्रेजेंट है, बीच के 3 फीचर प्रेजेंट नहीं है, तो हम बोलते हैं मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन। क्लियर बा? हाँ जी सर बोलो। हाँ जाओ सर। हाँ जी बेटा फ्रंट पेज पे वापस आ रहे हैं, फटाफट से पहले पेज पर आ जाओ। मैं आधे घंटे में खत्म कर रहा हूं, बस आप मेरी तरफ देखो, बस आधे घंटे का रह गया चैप्टर। बाबू बिल्कुल पहले पेज पे वापस आ रहे हैं, बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की, मेरी तरफ देखना। बस अब पूरी स्पीड पकड़ेंगे बेटा, अब पूरा आधा घंटा लगेगा, आप सब सामने देखते जाओ। बेटा ट्रेडिशनली मैनेजमेंट को लोग डिफाइन करते थे कैसे? आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर, दूसरों से काम निकलवाना ही मैनेजमेंट है। ट्रेडिशनली हम ऐसा बोला करते थे। सर मॉडर्न जमाने में भी कुछ खासा बदल नहीं गया, आज भी हम यही बोलते हैं बेटा, दूसरों से काम निकलवाना है, लेकिन बस हमने 2 वर्ड ऐड कर दिए मॉडर्न जमाने में कि दूसरों से काम निकलवाना है, लेकिन कैसे निकलवाना है? एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली निकलवाना, ठीक है ना। वो मैनेजमेंट है बेटा, ठीक है ना। निकलवाना काम दूसरों से ही है। मैनेजर्स कभी खुद काम नहीं करते बेटा, मैनेजर वर्ड बना ही मैनेजमेंट से है।
ठीक है ना। मैनेजर का काम होता है दूसरों से काम निकलवाना। और मैं हमेशा इस बात को समझाने के लिए एक होटल का एग्जांपल देता हूं। आप होटल जाते हो किसी शादी पार्टी को अटेंड करने, देखना बेटा हर इतने सारे वेटर के ऊपर एक जीएम जरूर होता है जो गाइड कर रहा होता है, ऐसे कर ऐसे कर ऐसे। काम खुद नहीं करेगा बेटा कभी भी। मैनेजर का काम ही दूसरों से काम निकलवाना है। समझ आई बात बेटा? अब एक बात को समझना, मैंने अभी दो बातें बोली, इफेक्टिवली काम निकलवाना है और एफिशिएंटली काम निकलवाना है। क्या दोनों में फर्क होता है? बीइंग एफिशिएंट होना या बीइंग इफेक्टिव होना, इन दोनों में क्या फर्क होता है बेटा? एफिशिएंट मतलब विद इन द कॉस्ट काम को पूरा करना, और इफेक्टिव मतलब विद इन द टाइम पूरा करना। और आपको बता देता हूं मैनेजमेंट तभी होगा जब ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होंगी, इकट्ठी होंगी। समझाने के लिए हमेशा का एग्जांपल सुनना बेटा। एक मैनेजर ने अपने एम्प्लॉइज को बोला 1 महीना लगाकर मुझे 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करके दो, आप 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो। 1 महीना लगाकर 50,000 यूनिट, आप 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हो। उन्होंने 15 दिन में टास्क पूरा कर दिया, लेकिन 2 की जगह 3 लाख लगा दिया। सर आप सिर्फ इफेक्टिव हो, यहां पर विद इन द टाइम पूरा कर रहे हो, लेकिन कॉस्ट 2 लाख थी, आपने वो देखी नहीं बेटा, आप एफिशिएंट नहीं हो। और एग्जाम्पल को अगर मैं ट्विस्ट करूं कि बेटा एम्प्लॉइज ने 1 लाख में ही सारी यूनिट बना दी, जबकि आपने कहा था 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, लेकिन 30 की जगह 40 दिन ले लिए। यू आर बीइंग एफिशिएंट नॉट इफेक्टिव। और मैनेजमेंट दोनों ही जगह पर पूरा नहीं हुआ। मैनेजमेंट तब पूरा होता है बेटा जब विद इन द टाइम टास्क पूरा हो, विद इन द कॉस्ट टास्क पूरा हो। समझ में आई बेटा बात? बाबू पहला पेज छोड़ दो, 2 पेज पलटो, टॉपिक स्टार्ट हो रहा होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। हो रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फटाफट से निकालना। मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा। बेटा किसी भी बिजनेस के भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं, यही मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हैं। आपको बता देता हूं 11th क्लास में आजकल आने लगे यही ऑब्जेक्टिव आते हैं पहले ही चैप्टर में, ठीक है ना। वहां आते हैं बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के नाम से या मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव के नाम से आते हैं, यही, ठीक है ना। सुभाष देवली बुक में दिए हुए हैं। लो मेरी तरफ देख रहे हैं आप बेटा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, या इसको हम प्यार से इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सेकेंड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव एंड थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। लो प्यारे बच्चों मेरी तरफ देखना। सर मैनेजमेंट या बिजनेस का पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक है, समझ सकते हो बेटा, पहले पैसा है बेटा। और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में भी 3 बातें, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। बेटा जिस दिन बिजनेस शुरू होता है कोई ये नहीं सोचता मैं अरबों कमा के जाऊंगा, मैं इतनी ग्रोथ करके जाऊंगा, कोई नहीं सोचता। सबसे पहले दिन आप ये सोचते हो बस मैं इतना रेवेन्यू कमा लूं कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए। बेटा अगर मैं 5 लाख का रेवेन्यू कमा रहा हूं और मेरे 5 लाख के खर्चे हैं, यानी कि मेरा प्रॉफिट तो कुछ नहीं है, बस मेरी गाड़ी सर्वाइव कर रही है बस किसी तरीके से। और पहले दिन इंसान यही सोच रहा होता है मैं इतना तो रेवेन्यू कमा लूं कि मेरी कॉस्ट कवर हो जाए, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं चाहिए। और उसके बाद बेटा कुछ टाइम के बाद आप सोचते हो बेटा रेवेन्यू शुड एक्सीड्स द कॉस्ट, यानी कि मेरे पल्ले कुछ ना कुछ बचना चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाए ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद बेटा कहीं आप ग्रोथ की बात करते हो। और सुन लेना बेटा, देखो ग्रोथ को ना हर इंसान के देखने का नजरिया अलग है। मतलब मैं बोल सकता हूं ये एक ऐसी टर्म है बेटा जिसकी कभी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट ही नहीं हो सकती। एक इंसान कहता है बेटा मैंने जब ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी 10 एम्प्लॉय थी मेरे पास, आज 150 हैं, मैंने ग्रोथ कर ली। यानी कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज ट्रीटेड एज ग्रोथ। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी थी मेरी सेल 1 लाख रुपए थी, आज 1 करोड़ है, मैंने ग्रोथ कर ली। जब मैंने ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी पहले साल प्रॉफिट 100 रुपए था, इस साल प्रॉफिट कई लाख है, मैंने ग्रोथ कर ली। बेटा जब मैंने शुरू करा था तो मेरी कंपनी 2 प्रोडक्ट बनाती थी, आज 20 बनाती है, मैंने ग्रोथ कर ली। जब शुरू किया था 1 फैक्ट्री थी मेरे पास, आज 3 है, मैंने ग्रोथ कर ली। तो सर ग्रोथ, increase in number of employee, increase in sale, increase in profit, increase in number of product, increase in number of factory, increase in number of dimension, ये सब ग्रोथ है। और क्या इसकी कोई एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है? नहीं बेटा, हर इंसान का ग्रोथ को देखने का नजरिया अलग है। क्लियर हुई बात जितनी मैंने बोली? ठीक है ना। पहले चाहिए सर्वाइवल, उसके बाद चाहिए प्रॉफिट और उसके बाद चाहिए इंसान को ग्रोथ। चलो जी ये तो पैसों वाले मुद्दे हो गए। सर सोशल ऑब्जेक्टिव,
सर आज की तारीख में यार बिजनेस से जुड़ा है और मैनेजमेंट से भी जुड़ा है। बेटा सोसाइटी के लिए कुछ करना, प्रॉफिट को साइड छोड़कर जब आप सोसाइटी के लिए कुछ करते हो वो सोशल ऑब्जेक्टिव है। सर बहुत कुछ पढ़ के आए हो 11th क्लास में, से नो टू प्लास्टिक बैग, प्लांटेशन ऑफ ट्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, नेशनल इंटीग्रेशन, ब्ला 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 ब्ला, सब सोशल ऑब्जेक्टिव है। ठीक है ना जी। पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सर ये क्या चीज होते हैं बेटा? और ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं। देखो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है अपने पर्सनल मोटो से, आपको वो भी पूरे करने हैं। एम्प्लॉय क्या चाहता है आपसे? बेटर पे पैकेजेस, बेटर सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब चाहता है बेटा। इसके अलावा रिकॉग्निशन, प्रमोशन, याद है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, सब इकट्ठा कर दो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरे। क्लियर? टॉपिक खत्म। चलो जी आ जाओ बेटा लेवल्स पर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट और इनके फंक्शंस। यही है ना टॉपिक ये तो। लो मेरी तरफ देखना सर, हजारों बार डायग्राम बनाया, चर्चा बस आज ही कर रहे हैं इसके ऊपर। सब मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, मैं सारे फंक्शन करा दूंगा, मिनटों की बात है, कुछ मिनट लगेंगे बेटा। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, हमेशा ये डायग्राम हम बेटा पिरामिड की फॉर्म में क्यों बनाते हैं? हम ऐसे क्यों नहीं बनाते? हमेशा समझाता हूं ना बेटा, इस डायग्राम को कभी ऐसे नहीं बनाना। ऐसे नहीं लिख सकते टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर। बेटा ये अपने आप में इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को। देखो टॉप लेवल का ट्राइंगल बहुत छोटा है बेटा, ये इंडिकेट करता है यहाँ सबसे कम नंबर ऑफ एम्प्लॉय काम करते हैं। मिडिल लेवल का ट्राइंगल थोड़ा बड़ा है तो ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय यहाँ बहुत बढ़ चुके हैं, लोअर लेवल पे और बढ़ चुके हैं, और वर्कर लेवल पे तो बहुत ज्यादा होते हैं। वर्कर लेवल बनाना जरूरी नहीं है क्योंकि बुक का कभी पार्ट नहीं होता, लेकिन बेटा वर्कर वर्किंग एट द 0 लेवल, ठीक है ना बाबू। लोअर लेवल के दो और नाम है और पेपर में कभी लोअर लेवल के नाम से नहीं आता। इसे हम सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं और ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। आपने ये दोनों वर्ड याद रखने, सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट या ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। ठीक है जी। टॉप लेवल पे कौन लोग काम करते हैं, मिडिल लेवल पे कौन करते हैं और लोअर लेवल पे कौन करते हैं? बेटा मेरी बात सुन, हम टॉप लेवल और मिडिल लेवल की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार कर लेते हैं, जो कुछ रह जाएगा सब लोअर लेवल पे रह जाएगा। लोअर लेवल के नाम बड़े अलग अलग हो सकते हैं। देखो टॉप लेवल पे क्या होता है, जितने तुम तगड़े बंदे जिंदगी में सोच सकते हो सब टॉप लेवल पे काम करते हैं, इसलिए इसको सोचने में कभी दिक्कत नहीं होती। जैसे कि बात कर लो बेटा, एक पोस्ट है सीईओ, सीएफओ, सीओओ, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, एमडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जीएम। लो सुनना जरा बेटा, सबसे पहले होता है सीईओ। सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, सीओओ चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर, ठीक है ना। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, चेयरमैन, चेयरमैन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट। सर बस ध्यान रखना, टॉप लेवल पे फंसाती हैं ये दोनों चीजें। इंसान को हमेशा लगता है यार प्रेसिडेंट टॉप लेवल की पोस्ट है तो वाइस प्रेसिडेंट तो मिडिल लेवल की पोस्ट होगी, वाइस प्रेसिडेंट है ये, प्रेसिडेंट नहीं है। सर यहीं फंस जाते हो आप। प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, वर्किंग एट द टॉप लेवल, ठीक है ना। एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, बीओडी मतलब कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जीएम जनरल मैनेजर। सर सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे काम करते हैं, बस दो को छोड़ दो, एक जीएम को छोड़ दो और एक फर्स्ट लाइन मैनेजर। और मैं हमेशा याद कराता हूं बेटा, इसका लाइन में नंबर फर्स्ट है, वर्कर तो कहीं पर भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। इसका लाइन में नंबर फर्स्ट है, इसलिए इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन मैनेजर। फर्स्ट लाइन मैनेजर लोअर लेवल पे काम करते हैं। और बेटा जनरल मैनेजर वो मैनेजर होता है जिसको सारे मैनेजर रिपोर्ट करते हैं। अगर सारे मैनेजर रिपोर्ट आपको कर रहे हैं बेटा, ऑब्वियस बात है बेटा, अगर सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं तो आपका ओहदा मिडिल से तो उच्च ही होगा। दो मैनेजर छोड़ दो बस, बाकी सारे मैनेजर जिसका नाम लोगे आप, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जिसका मर्जी नाम ले लो, वर्ड आके मैनेजर लगा लो, वो मिडिल लेवल पे ही होगा। समझ आया बेटा। टॉप लेवल की एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है और मैंने दो चीजों को बेटा अंडरलाइन किया है, यही पेपर में परेशान करेगा आपको और कोई चीजें परेशान नहीं कर सकती, ठीक है ना। मिडिल लेवल पे सारे मैनेजर आते हैं। मैनेजर आने के साथ साथ एक वर्ड ध्यान रखना, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं सुपरिंटेंडेंट, वो लोअर लेवल पे काम करता है,
प्लांट सुपरिंटेंडेंट मिडिल लेवल पे काम करता है। सर लोअर लेवल की एज सच कभी कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार नहीं कर सकता। फर्स्ट लाइन मैनेजर एक बात, सुपरिंटेंडेंट दूसरी बात, फॉरमैन तीसरी बात, इंस्पेक्टर आ सकता है, मशीन ऑपरेटर आ सकता है, और वो पता नहीं और क्या क्या नाम दे सकता है आपको। तो ध्यान रखना बेटा, कुछ भी रह गया जो मैंने नहीं बताया बेटा, सब कहां होगा? लोअर लेवल पे। ठीक है। अब बेटा पेपर में क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। जब सब्जेक्टिव पेपर होते थे तो होता क्या था, जैसे इन्होंने ना एक पोस्ट दे दी, महेश इज वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन एज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना, और आपको पूछा जाता था इस लेवल के फंक्शंस बता दो। अब बेटा अगर आपने लेवल ही गलत आइडेंटिफाई करा, आप जितने मर्जी फंक्शन सही लिखते रहो, क्या होगा? आपने लिख दिया महेश इज वर्किंग एट द मिडल लेवल, जो मर्जी लिख दो, उसके बाद किसी ने नहीं पढ़ना, सीधा काटा है। समझ आए ना? लेकिन आपके लिए तो वो वाली किससे भी नहीं है, लेकिन बेटा मेरे को लेवल के फंक्शन फिर भी बताने हैं कि टॉप लेवल के क्या फंक्शन होते हैं, मिडल के क्या होते हैं और लोअर के क्या होते हैं। ठीक है ना? लो जी, आप सब सामने देख रहे हैं सर, मिनटों की गेम है, मिनटों की गेम। ठीक है ना? टॉप लेवल के फंक्शन सबसे आसान, सबसे आसान। देखो टॉप लेवल के फंक्शन क्या है, मैंने एक शॉर्टकट तैयार किया हुआ, सबसे आसान, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। टॉप लेवल ये करता है। ठीक है ना? इतनी मत्था बच्ची करिए, तभी तो फर्स्ट चैप्टर लास्ट में कराता हूं मैं। ठीक है ना? टॉप लेवल 4 ही काम करता है बेटा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग के एंगल से सोचोगे क्या करता है टॉप लेवल? सर 2 काम, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव और बेटा मेजर पॉलिसीज। सर सबसे पहले अगर ध्यान हो प्लानिंग में हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और बेटा वो कौन करता है? ऑलवेज टॉप लेवल। टॉप लेवल का काम है ऑर्गेनाइजेशन को लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव देना, बाकी सारे लेवल बाद में अपने अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, लेकिन सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो जिम्मेदारी टॉप लेवल की है। जितनी मेजर पॉलिसीज हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड, सर मिडिल लेवल पे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिसको हेड कर रहा होता है प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स मैनेजर जिसका हेड होता है, परचेज मैनेजर प्रोडक्शन परचेज डिपार्टमेंट का हेड होता है। यहां अलग अलग डिपार्टमेंट है, इन सब डिपार्टमेंट के लिए पॉलिसीज फ्रेम करना टॉप लेवल का काम है। प्लानिंग वाला पोर्शन खत्म। सर टॉप लेवल ऑर्गेनाइजिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग में क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन फंक्शनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे या डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करे, उसमें भी कितने डिविजन्स में बांटा जाए या कितने फंक्शंस में बांटा जाए, ये जिम्मेदारी टॉप लेवल की होती है। हाँ, डिपार्टमेंटलाइजेशन इज द फंक्शन ऑफ टॉप लेवल। क्लियर? स्टाफिंग, सर स्टाफिंग का मतलब क्या होता था? स्टाफ चाहिए, रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना। अब आपको बता देता हूं, सुनना। सर नॉर्मली जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है मिडिल लेवल पर, ये रिक्रूटमेंट करता है, इसे हम HRM बोलते हैं प्यार से, ये रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन मैं बोलता हूं जितनी की अपॉइंटमेंट है, जितनी मेजर अपॉइंटमेंट है, वो टॉप लेवल खुद करता है। मैं बोलता हूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में आज HRM की पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, वो कौन करेगा? ऑब्वियस टॉप लेवल। फाइनेंस मैनेजर, सर बहुत बड़ी पोस्ट होती है, HRM खुद मिडिल लेवल पे है, फाइनेंस मैनेजर भी मिडिल लेवल पे काम करेगा, HRM कभी फाइनेंस मैनेजर को रिक्रूट नहीं करेगा। कौन करेगा? टॉप लेवल। की अपॉइंटमेंट टॉप लेवल खुद करता है। नॉर्मली तो ये HRM का फंक्शन है, लेकिन बेटा एक्सेप्शन तौर पे देखोगे तो टॉप लेवल भी रिक्रूटमेंट करता है। ठीक है ना? एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। बेटा आप सबकी एक्टिविटी यानी कि मिडिल लेवल की एक्टिविटी को मॉनिटर करना, फॉलो अप करना, ये जिम्मेदारी भी टॉप लेवल की होती है। अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो निकाल दिए जाओगे। बस इतनी सी बात है, शॉर्टकट से सब कुछ याद रह जाएगा, कुछ करना ही नहीं। मैं कभी भी बच्चे को नहीं कहता है पढ़ के जाना पेपर में, तो ऐसे ही हो जाएगा, इसको क्या करना है। ठीक है ना जी? मिडिल लेवल के फंक्शन अब देखना, ये भी बहुत आसान है, बहुत ही मजेदार है। देखो सबसे पहला फंक्शन हेडिंग लिखना, लिंक। क्लियर हो गया होगा? मिडिल लेवल इज द लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल। सेकेंड हेडिंग लिखना, कम्युनिकेशन। मेरी तरफ देखना, मिडिल लेवल क्या करता है बेटा? टॉप लेवल के ऑर्डर इंस्ट्रक्शन को बेटा सर्कुलर्स को क्या करता है? कम्युनिकेट करता है टू द लोअर लेवल। लोअर लेवल की प्रॉब्लम, ग्रीवेंसेस, सजेशंस को बेटा कम्युनिकेट करता है टू द टॉप लेवल। 2 बातें तो हो गई। तीसरी बात बेटा इधर से ही देखना, मेरी तरफ देख रहे हो बेटा। तीसरी बात, इन्होंने टॉप लेवल ने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, यहां पर हेडिंग लिखना डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। मिडिल लेवल क्या करता है बेटा?
अपने डिपार्टमेंट्स के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करता है। सर याद होगा प्लानिंग में भी ये बात बोली थी ना, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए ऑब्जेक्टिव, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग लेवल अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। तो मिडिल लेवल क्या करता है, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव सेट करता है। अगर ये लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव करते हैं तो ये डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव। दूसरी बात, यहां पॉलिसीज लिखी थी ना, यहां पर आप हेडिंग लिखना रिकमेंडेशन रिलेटेड टू पॉलिसीज। अगर मिडिल लेवल को अपने से रिलेटेड कोई पॉलिसी समझ ही नहीं आई तो, या मुश्किल लग रही है इंप्लीमेंट करनी, ऑर्डर तो नहीं दे सकते ना अपने बड़े लेवल को, क्या कर सकते हो, रेकमेंड कर सकते हो। सर पॉलिसी को ऐसे रिवाइज कर दो, ऐसे अमेंड कर दो, इतने चेंजेस कर दो, तो ये रेकमेंडेशन दे सकते हैं टॉप लेवल को कि ये पॉलिसीज हमसे इंप्लीमेंट नहीं हो रही, इसको थोड़ा सा रिवाइज कर दो। समझ में आए? डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, रेकमेंडेशन रिलेटेड टू पॉलिसी, लिंक कम्युनिकेशन, लास्ट वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। बेटा मिडिल लेवल की जिम्मेदारी होती है लोअर लेवल को ड्यूटीज असाइन करना। खत्म होगी 5 बातें क्लियर? सर लोअर लेवल के फंक्शन। अच्छा एक बात बताओ, मेरी तरफ देखना, यहां लिंक और कम्युनिकेशन दोनों चल जाएंगे कि नहीं? लोअर लेवल इज द लिंक बिटवीन दिस एंड दैट, इनके ऑर्डर इनके इंस्ट्रक्शन पास ऑन करेगा, यहां इनके ग्रीवेंसेस इनकी बेटा प्रॉब्लम सजेशन ऊपर। 2 बातें तो क्या होगी? मेरी तरफ देखना, अरे ये बहुत सिंपल है, मेरी तरफ देखो बेटा, वर्कर को ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, यानी कि थर्ड हेडिंग इज ट्रेनिंग, किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल की। वर्कर डिसिप्लिन में रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें, किसकी जिम्मेदारी है? लोअर लेवल की। वर्कर इनके लिए एज अ सुपरवाइजर, एज अ गाइड काम करता है। वर्कर इनके फिनिश गुड को इंस्पेक्ट करता है। तो बेटा लोअर लेवल के तो सबसे ज्यादा फंक्शन है, 6 तो मैंने ही बोल दिए होंगे। हाँ, ये सेफ्टी एंश्योर करना, ये डिसिप्लिन में रहे, इनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग देना, ये सुपरवाइजर की तरह काम करना, सब इसकी जिम्मेदारी है, लोअर लेवल की जिम्मेदारी। खत्म? क्लियर हो गए? एक बात और बेटा, एक टॉपिक होगा 2-3 पेज छोड़ के, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, लास्ट मुद्दा, ठीक है ना? इसके अलावा 3 टॉपिक मैंने छोड़े हैं, मैनेजमेंट के फीचर, इंपॉर्टेंस और कोऑर्डिनेशन के फीचर, वो खुद करने हैं, उसकी प्रॉब्लम ले लेना। ठीक है ना? जितनी मुश्किल बात है वो मैंने सारी पेल दी। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में करा रहा हूं, मेरी तरफ देख रहे हैं सब। सर कोऑर्डिनेशन का मतलब यूनिटी इन एक्शन, ठीक है ना? और बेटा मैं बता देता हूं, अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस खराब होते हैं, चाहे वो पैसा है चाहे वो टाइम, ठीक है ना? और हमेशा कोऑर्डिनेशन समझाने के लिए एक ही एग्जांपल मैं बोलता हूं, बेटा 3 जनों को ABC को देहरादून जाना है, और तीनों ने एक दूसरे को बोला कि ठीक है आप 9 बजे पीर पे मिलेंगे, हम 10 बजे। A 10 बजे पहुंचता है, B 10:15 बजे पहुंचता है, और C 10:30 बजे पहुंचता है। सर क्या ये कोऑर्डिनेशन था? क्या 10:30 से पहले कोई भी जा पाया? सर क्या कर रहे हो आप? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेस, टाइम खराब कर रहे हो। जब भी बेटा एक डिपार्टमेंट या एक दो एम्प्लॉय या बेटा मैनेजर्स कोऑर्डिनेशन में काम नहीं करते, एक डिपार्टमेंट दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा, एक एम्प्लॉय दूसरे से कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेगा, एक मैनेजर दूसरे से नहीं रहेगा, सर आप ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है थ्रेड इन अ गार्लैंड, ठीक है ना बेटा? गार्लैंड देख लो बेटा, एक फूलों की माला, उसके बीच में जो बेटा थ्रेड है वही कोऑर्डिनेशन है, सबको एक साथ चलाए रखना, यूनिटी इन एक्शन। ठीक है जी बाबू, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन समझाने के लिए मेरे पास 3 अलग अलग बातें हैं, 3 अलग अलग हेडिंग। सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना? मेरी तरफ देखना, सर ये कहता है अगर ऑर्गेनाइजेशन छोटी है इन साइज, यहां बेटा साइज से मतलब है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। जब आप पढ़ोगे हेडिंग को, अभी मैं पढ़वाऊंगा तो इसका अंदर लिखा हुआ है साइज का मतलब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है इस पूरी हेडिंग में। सर एक ऑर्गेनाइजेशन छोटी है इन साइज, मतलब 2 ही एम्प्लॉय काम करते हैं। सर कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान है, 2 एम्प्लॉय हैं। बेटा जैसे जैसे साइज बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ती चली जाएगी। आप 10 हो गए, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस अब कुछ ज्यादा है, 50 हो गए, 100 गए, 1000, 10,000, लाख, समझ सकते हो ना बेटा? जैसे जैसे साइज में ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगी वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगी। क्लियर बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? सेकेंड हेडिंग क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। सर फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या होता है? इनिशियली एक ऑर्गेनाइजेशन ने 3 डिपार्टमेंट क्रिएट करे, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स।
अब धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रही है तो वो फंक्शनली डिफरेंशिएशन क्रिएट कर रही है, यानी कि हर साल 2-3 डिपार्टमेंट ऐड कर देती है। सर 3 थे तो कोऑर्डिनेशन बिठाना आसान था। जैसे जैसे क्या होगा बेटा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन बढ़ते चले जाएंगे बेटा, वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जाएगी। क्लियर बात? सबसे सिंपल बात। बाबू थर्ड हेडिंग है स्पेशलाइजेशन। बेटा आज की तारीख स्पेशलाइजेशन का जमाना है, ठीक है ना। और जब क्या होता है, जब आप किसी स्पेशलिस्ट को हायर करते हो ना बेटा, वो बाबू कभी भी ऑर्डर लेना नहीं चाहता। एग्जांपल देता हूं, मेरी तरफ देखना बेटा। मिडिल लेवल की एक पोस्ट है फैक्ट्री मैनेजर। सर सारे मैनेजर मिडिल लेवल पे आते हैं, बस 2 को छोड़ दो। फैक्ट्री मैनेजर, ठीक है जी। ये बेटा ऑर्गेनाइजेशन में 25 साल पुराना है। आज इसकी एज 55 साल है, 30 साल का था तब आया था, ठीक है। 25 साल में कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई, समझ सकते हो। टेक्नोलॉजी तो हर 6 महीने में बदल जाती है। आज आपने क्या करा, ऑर्गेनाइजेशन एक नई मशीन इंपोर्ट करी और बेटा मशीन को चलाने के लिए एक नया मशीन ऑपरेटर रख दिया। मशीन ऑपरेटर इज द पोस्ट ऑफ लोअर लेवल, ठीक है जी। अब बेटा क्योंकि वो अपने काम में स्पेशलिस्ट है और फैक्ट्री मैनेजर वो उस टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अवेयर नहीं है। अब चाहता तो है फैक्ट्री मैनेजर ऑर्डर देना, लेकिन बेटा मशीन ऑपरेटर ऑर्डर लेना नहीं चाहता कोई। उसको लगता है यार ये काम आता मेरे को है, मैं क्यों ऑर्डर रिसीव करूं। बेटा ये सबसे बड़ी कमी है आज की तारीख में ऑर्गेनाइजेशन में। जब आप किसी स्पेशलिस्ट को हायर करते हो ना, वो आइसोलेशन में काम करना चाहता है। वो चाहता है मैं ऑर्डर कभी ना रिसीव करूं क्योंकि काम ही सिर्फ मुझे आता है, ठीक है ना। और ऐसी जगह पर कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। समझ आई तीनों बातें? बस ये रीड कर दो, पहले ये टॉपिक रीड करो और फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत तो नहीं। बेटा 3 टॉपिक आपको होमवर्क में पढ़ने हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम का डिस्कशन कर लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।